दोस्तों नमस्कार। ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए इतिहास का यह 12वां प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। इससे पहले एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल जाब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। तो आइए मित्रों, ये प्रैक्टिस सेट आज आपका 12वां है, इसको हल करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका पहला प्रश्न, जो कि ये है, निम्नलिखित में किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था। यानी कौन सी ऐसी संस्कृति थी जिसमें जो है शव के जो पैर होते थे उसके पैरों को काट दिया जाता था। तो ऑप्शन दिए गए हैं, जोरवे संस्कृत थी, ऑप्शन नंबर बी है नवपाषाण संस्कृत थी, ऑप्शन नंबर सी है कायथा संस्कृत थी, या ऑप्शन नंबर डी है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। तो आपने इसका सही उत्तर लगा लिया होगा मित्रों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जोरवे संस्कृति से में जो है मृतक के शरीर को दफनाने से पहले जो है उसके पैरों को काट दिया जाता था। मित्रों याद रखें, जोरवे संस्कृति का जो विस्तार था वो पश्चिमी महाराष्ट्र में था। कहाँ? पश्चिमी महाराष्ट्र में, जिसके अंतर्गत जो है दोस्तों दायमाबाद, जोरवे, नेवासा, इनाम गांव, चंदौली, बहाल, प्रकाश आदि प्रमुख दोस्तों जोरवे संस्कृत के स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न है। इसमें प्रश्न में है लिखा है, निम्नलिखित मानव समूह में से कौन एक सबसे बुद्धिमान प्रकार माना जाता है। यानी कौन सा ऐसा मानव था जिसको सबसे बुद्धिमान मानव कहा गया था। तो लिखा है ऑप्शन होमो हेबिलस था, बी नंबर है होमो इरेक्टस थे, या होमो इरगास्टर थे, या डी नंबर है होमो निएंडरथैलेसिस थे। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा मित्रों। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी निएंडरथैलेसिस जो थे इनमें से सबसे बुद्धिमान मानव की संज्ञा इसको मिली थी। दोस्तों होमो निएंडरथैलेसिस को सामान्यतः जो है मध्य पुरापाषाण काल का मानव माना जाता है, जो दिए गए विकल्पों में सबसे बुद्धिमान प्रकार का मानव था। मित्रों याद रखें, होमो निएंडरथैलेसिस जो है मानव ने ही सर्वप्रथम अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया और मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला जो है दोस्तों प्रथम मानव यही था। कौन था? तो याद रखें, होमो निएंडरथैलेसिस जो था इसी ने सर्वप्रथम दोस्तों अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग करना प्रारंभ किया और अंतिम संस्कार करने वाला यही प्रथम मानव था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों, इनको नोट डाउन बनाते चले। नेक्स्ट है मित्रों, देखते हैं, मुच्छतल चिंतामणि गवि। प्रश्न है, मुच्छतल चिंतामणि गवि एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध निम्न में से है। यानी जो है मुच्छतल चिंतामणि गवि है एक जो है पुरातात्विक स्थल है, वो बताना है कि निम्न पुरापाषाण संस्कृत से संबंधित है, या मध्य पुरापाषाण संस्कृत से, या उच्च पुरापाषाण संस्कृत से, या मध्य पाषाण संस्कृत से मित्रों इसको बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है मित्रों सी हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर हो जाएगा, यानी उच्च पुरापाषाण संस्कृत से जो है मुच्छतल चिंतामणि गवि का संबंध मित्रों है। यह जो गुफा है दोस्तों याद रखें, यह आंध्र प्रदेश में जो है स्थल स्थित है दोस्तों।
तो ये नोट कर लें कि मुच्छतल चिंतामणि गवी जो एक गुफा स्थल है वो किस राज्य में पड़ता है। मित्रों यहीं से जो है हड्डी सींग से बने औजार सर्वाधिक संख्या में मिले हैं मित्रों, तो ये याद रखें। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। हड़प्पा में जो है दोस्तों कितने जो है धान्य कोठार मिले हैं, ये अगला प्रश्न है अपना। यानी हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसमें से कितने धान्य कोठार मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 6 कोठार मिले हैं, बी में है 4 मिले हैं, सी में 8 या डी में 7। तो बताना है दोस्तों। तो आपने उत्तर टिक कर लिया होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर मित्रों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 6 कोठार धान्य के मिले हैं। मित्रों याद रखें कि हड़प्पा से जो है 6 खाने की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है मित्रों 2745 यानी 2745 वर्ग मीटर से अधिक है। 2745 वर्ग मीटर से भी अधिक है मित्रों, तो ये नोट कर लें। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा अपना अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ये इसको कूट के माध्यम से उत्तर देना है। ये रहा प्रश्न लिखा हुआ है मित्रों, सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। प्रश्न है, कारण कथन लिखा हुआ है, सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत जो है कारण है। सही है गलत देखना है। एशियन नोमैडिज्म के लिए सही कारण रहा है। क्या सही है, ए आर दोनों सही है या आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही है, या बी नंबर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या ये सही है, या सी नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है, और डी नंबर है ए सही है और लेकिन आर गलत है। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें सही होगा। तो मित्रों याद रखें, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा सही होगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। ये यानी कि ए सही है लेकिन जो है आर गलत है। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को जो सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत ही जिम्मेदार है। आगे देखते हैं मित्रों, ये रहा अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी वैसा ही है जैसे ऊपर अभी हल किए आपने, इसको भी देख लेते हैं। कथन है दिया गया, कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। सही है गलत, इसका परीक्षण करना है दोस्तों कि ये प्रश्न ये वाक्य कथन जो लिखा है ये सही है गलत, इसका परीक्षण करिए। कारण लिखा हुआ है मित्रों, सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने में यही कारण रहा है। क्या कारण, कि कांस्य की मतलब कांस्य के तकनीकी विकास कर लिया था, यही कारण रहा है। देखना है क्या सही गलत है। ए नंबर दिया गया है मित्रों, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। और बी नंबर दोस्तों दिया गया है फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी नंबर मित्रों दिया गया है ए सही है लेकिन आर गलत है, या डी नंबर ए सही है लेकिन आर सही है, यानी ए सही है लेकिन आर सही है, ये दोनों है इसका मतलब। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी सी नंबर जो है इसका कहने का मतलब है कि ए सही है लेकिन जो है आर गलत है। मित्रों जानते हैं कि कांस्य युग में मानव ने तकनीकी विकास करना प्रारंभ कर दिया था, और ये बिल्कुल बात सही है। आप जानते होंगे दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता जो थी एक कांस्य युगीन संस्कृति थी, जो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, परंतु प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि के लिए दोस्तों इसको उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि साहित्य लिपि का स्पष्ट विकास अभी तक दोस्तों नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। ये रहा अपना प्रश्न, इसको सुमेलित करना है और फिर इसको कूट के माध्यम से जो उत्तर आपको देना है ये है, हड़प्पा का संबंध क्या समाधान आर 37 से है। लोथल, गोदीवाड़ा,
कालीबंगा नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से जुता हुआ खेत। तो क्या सही है, इसको सुमेलित करना है। तो मित्रों आप जानते होंगे कि हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से है जो R37 समाधान मिला हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और लोथल जो है एक गोदीवाड़ा हमारा स्थान है, यानी यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और मित्रों कालीबंगा से जानते हैं कि आप यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ मोहनजोदड़ो से जो है एक नर्तकी की दोस्तों जो है मूर्ति मिली है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का मित्रों हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये प्रश्न है अपना आगे। प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। देखना है दोस्तों कि ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें बताना है कि कौन सा जो स्थल है वो हड़प्पा काल का नहीं है। तो देखना है समुद्रो है, और ये है आपका बी नंबर कालीबंगा है, सी नंबर अंतरंजी खेड़ा है, और डी नंबर राखीगढ़ी है। तो आपने टिक कर लिया होगा दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अतरंजी खेड़ा जो है दोस्तों ये हड़प्पा स्थल नहीं है। मित्रों अतरंजी खेड़ा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। यह स्थल जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जो है गंगा की सहायक नदी जो एक है काली नदी उसके तट पर स्थित है। मित्रों जो एक यह क्या है, ये प्रागैतिहासिक स्थल है, प्रागैतिहासिक स्थल है, प्रागैतिहासिक स्थल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था। अगला प्रश्न है अपना ये स्क्रीन पर कि हड़प्पा के जो निवासी थे उनका क्या समुद्रिक मार्ग से किसी से संपर्क था, तो उसका नाम बताना है, या समुद्र के माध्यम से एक दूसरे के यहाँ आया जाया करते थे ये बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है मेसोपोटामिया था क्या वो स्थान, या मोरक्को था स्थान, या एथेंस था, या इस्तांबुल था। तो हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपने टिक कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर जो है वे मेसोपोटामिया यानी कि ए हो जाएगा। मित्रों हड़प्पा निवासियों का समुद्री व्यापार मुख्यतः जो है दोस्तों मेसोपोटामिया के साथ होता था। अरब सागर के तट पर दोस्तों स्थित जो है लोथल नगर पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। मित्रों याद रखें कि मेसोपोटामिया और सिंध सभ्यता के बीच व्यापार के अभिलेखीय साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हल करते हैं। ये अपना अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। बताना है कि दोस्तों ये 4 ऑप्शन में कि कहाँ से जो है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इसके उत्तर दिए गए हैं 4। पंजाब था क्या वो स्थान, उत्तर प्रदेश था, तमिलनाडु था क्या, या गुजरात था। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर मित्रों ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु राज्य से है जो हड़प्पा कालीन अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। मित्रों याद होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका जो उद्गम है दोस्तों भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल दक्षिण भारत में नहीं पाया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न अपना हल करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न अपना, हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया होगा। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा होगा, डी नंबर होगा, यानी धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में पड़ता है। दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित ये धौलावीरा जो भारत में हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे बड़ा नगर है। मित्रों यह नगर यह अन्य नगरों के विपरीत जो है 3 भागों में बटा हुआ है, अर्थात दुर्ग नगर में, मध्यम नगर में और निचले नगर में बटा हुआ। यही दोस्तों ये एक्सेप्शन है एक से, नहीं तो सभी जो नगर हैं वो केवल 2 भागों में बटे हुए हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में, लेकिन ये दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ है। इसके उत्खनन का जो कार्य है मित्रों 1990 और 91 में जो है R.S. विष्ट जी द्वारा किया गया था। कब, तो 1990 और 91 में किया गया था R.S. विष्ट द्वारा। ठीक है, याद रखें मित्रों। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये है महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए, प्रश्न है हमारा महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए है जो दोस्तों किस भाषा का प्रयोग किया था।
ये प्रश्न है अपना। तो इसको बताना है कि महावीर जैन ने या महावीर स्वामी थे जो उन्होंने अपने उपदेशों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। आइए देखते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया, दूसरी है संस्कृत का, या तीसरी पाली भाषा का, या मगधी भाषा का। तो आपने इसका उत्तर दे दिया होगा मित्रों। इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्राकृत भाषा का जो है वर्धमान महावीर स्वामी जी ने जो है प्रयोग किया था। आप दोस्तों जानते होंगे कि महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। ये अगला प्रश्न है अपना, नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं नेति प्रकरण जो ग्रंथ है किसके उपदेशों से संबंधित है। पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों कि ये नेति प्रकरण जो था एक बौद्ध ग्रंथ था। तो बौद्ध ग्रंथ था तो आप जान गए होंगे कि, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपने बता दिया। तो अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो नेति प्रकरण ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें जो है मित्रों गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। नेति प्रकरण जिसे नित्यपाकरण भी या नित्य भी दोस्तों कहा जाता है, यह एक बौद्ध धर्म है जिसे कभी कभी थेरवाद बौद्ध धर्म के खुद निकाय में शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न मित्रों। ये अपना रहा अगला प्रश्न, इसको हल करते हैं। निम्नलिखित किस साहित्य में है जो दोस्तों उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे। यानी किस साहित्य में बताया गया है कि जो पार्श्वनाथ थे वो क्षत्रिय थे। तो इस ऑप्शन इसका जो उत्तर होगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कल्पसूत्र ग्रंथ में जो है ये बताया गया है कि जो महावीर स्वामी किस या ने जो धर्म स्थापित किया था जैन धर्म, उसी से जो संबंधित थे ये कल्पसूत्र पार्श्वनाथ जो थे। ये कल्पसूत्र ग्रंथ में कहा गया है कि ये जो है एक क्षत्रिय थे। आगे देखते हैं। इसी में कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों जिनमें से पार्श्वनाथ महावीर स्वामी को जीवन का वर्णन किया गया है दोस्तों। इसी में कहा गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे। भद्रबाहु जो हैं इसके क्या हैं दोस्तों रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न और इसको जो है ये कोड के माध्यम से उत्तर देना है, बताना है। ये रहा अगला प्रश्न। कण्व वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार करना है। किस वंश के? कण्व वंश के शासकों पर विचार करना है दोस्तों। और जो है क्या करना है, उन्हें कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित भी करना है। कण्व वंश के शासकों को विचार करते हुए उन्हें कालक्रमानुसार लगाना है, व्यवस्थित करना है। तो वासुदेव पहले था या नारायण था या भूमिमित्र या सुशर्मन, ये बताना है आपको कि कौन सा क्रम सही होगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर जो है यानी कि जो तो पहले था वो व्यक्ति था वासुदेव, पहले नंबर पर है तो वासुदेव पहले पर ही रहेगा दोस्तों ये। फिर देखते हैं कि अब दूसरा जो रहेगा वो हमारा तीसरा नंबर का रहेगा, यानी कि भूमिमित्र जो था दोस्तों ये तीसरा जो था, इसके बाद वासुदेव के बाद आता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बी सही होगा। आगे देखते हैं मित्रों, याद रखें कि शुंग वंश के अंतिम शासक जो है देवभूत की हत्या कर वसुदेव ने जो है कण्व वंश को स्थापित किया था मगध क्षेत्र में ना दोस्तों। पुराणों के अनुसार जो है मित्रों कहा जाता है कि कण्व वंश के कुल 4 शासकों ने केवल 45 वर्ष तक ही शासन किया था, जिनका अगर क्रम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वासुदेव जो था, फिर उसके बाद अभी बताया गया कि भूमिमित्र था दोस्तों, और जो तीसरा शासक था उसका जो नाम था वो नारायण था, और चौथा अर्थात अंतिम जो था वो सुशर्मन सा था। इसी सुशर्मन की जो हत्या है मित्रों सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने कर दी थी और फिर सातवाहन ने स्थापित किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा अपना अगला प्रश्न जो है, ओएसो प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? ओएसो प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी?
तो भीम कदफिसेस ने चलाई थी या कुरुल कदफिसेस ने दोस्तों, या वासुदेव ने या कनिष्क ने। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी कनिष्क जो था उसने जो है ओशो प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। मित्रों, उसने अपनी मुद्राओं पर ग्रीक लिपि में और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया है। कनिष्क की जो मुद्राएं हैं दोस्तों वो ईरानी, यूनानी और भारतीय देवी देवताओं की आकृतियों से भी पूर्ण हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न ये है, रबतक अभिलेख के अनुसार जो है प्रश्न देखना है दोस्तों। रबतक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने अपने एक अधिकारी को एक मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था, जहां नाना देवी एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को प्रस्थापित करना था। वो अधिकारी कौन था जिसने उन देवी देवताओं की जो है प्रतिमाएं स्थापित की थी? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सफर वो व्यक्ति था या वह अधिकारी था जिसको जो है कनिष्क ने मंदिर अधिकारी के निर्माण के लिए आदेश दिया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्णन के साथ गजमते लिखा है? यानी अशोक के किस अभिलेख के शीर्ष पर जो है गज की आकृति यानी हाथी बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है गजमते। तो ये बताना है क्या सही होगा उत्तर इसका। मानसेहरा में है कि गिरनार में है कि कालसी में है या धवली में है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कालसी में जो है, जो कालसी अभिलेख है उसी के शीर्ष पर जो है ऊंचाई पर जो है दोस्तों गजमते लिखा हुआ है और वहीं पर उस हाथी की भी मूर्ति बनी हुई है। अशोक का जो कालसी अभिलेख है दोस्तों ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, जिसकी जो खोज है 1860 में फॉरेस्ट महोदय ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा ये है, निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने धनुर्धर प्रकार के जो है सिक्के चलाए थे? यानी कौन सा ऐसा शासक था जिसने जो है धनुर्धर प्रकार के सिक्कों को चलाया था? ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त है, या चंद्रगुप्त द्वितीय है, या सी नंबर है कुमारगुप्त प्रथम, या स्कंदगुप्त था। तो बताना है मित्रों कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो है हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यानी कि ए बी सी डी या चारों शासकों ने जो है इन सिक्कों को चलाया था, यानी इसने भी चलाया, इसने भी चलाया, इसने भी चलाया और इसने चलाया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी शासकों ने इस सिक्के चलाए थे। मित्रों, इतिहासकारों द्वारा जो है गुप्त काल में विविध रूप से मुद्राओं को प्रचलन का श्रेय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को दिया जाता है। समुद्रगुप्त ने जो है दोस्तों कई प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, जिनमें धनुर्धर प्रकार की मुद्रा भी थी। आगे देखते हैं मित्रों, अगला प्रश्न हल करते हैं। ये अपना अगला प्रश्न और इसको कूट के माध्यम से उत्तर देना है। ये है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। महेंद्रपाल किस वंश का शासक था? नन्नुक किस वंश से संबंधित है? वाकपति राज, चंदेल, गोविंद, परमार, ये सब बताना है कि किस वंश से कौन संबंधित है। मित्रों, याद होगा आपको कि जो महेंद्रपाल है वो आपका किस वंश से है, तो वह गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। और नन्नुक के संबंध में बात करते हैं तो जो नन्नुक था दोस्तों वो एक चंदेल शासक था ये, और गोविंद राज जो था दोस्तों ये हमारा राष्ट्रकूट वंश का शासक था, और जो बचता है वो परमार वंश का शासक जो है हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों ये जो प्रश्न हुआ इसका जो उत्तर हुआ सही वो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये सी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं और आगे प्रश्नों को हल करते हैं, समापन करते हैं इनका। ये है दोस्तों अगला प्रश्न, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। ये दो है दोस्तों विभाग स्थापित किए गए थे ये दिल्ली सल्तनत काल में, उसी को विभागों को मिलान करना है कि कौन सा सही होगा। तो मिलान करिए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो पहला जो प्रश्न है इसका मिलान करने का, दीवाने बंदगान है। दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी, तो ये जानना है आपको। फिर दूसरा है जो दीवाने कोही है, फिर तीसरा है दीवाने अर्ज और अंतिम है सराय अदल।
तो दीवाने कोही जो है दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि इसका जो स्थापक संस्थापक था दीवाने कोही का, वो फिरोज शाह तुगलक था, है ना मित्रों, ये है ना, फिरोज शाह तुगलक था। दीवाने कोही को दोस्तों जानते हैं कि ये एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक था। और दीवाने जो अर्ज का संबंध है दोस्तों, या सैन्य विभाग जिसे कहते हैं, वो बलबन से संबंधित है। और सराय अदल जो बाजार से संबंधित था, ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का मित्रों सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। ये है दोस्तों अपना अगला प्रश्न। अढ़ाई दिन का झोपड़े के बारे में है निम्नलिखित कथन क्या सही है, ये देखना है। बहुत ही छोटा छोटा दिखेगा लेकिन देख लीजिएगा। यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी, क्या ये सही है। दूसरा है इसके गुम्बद पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में जो है दोस्तों, सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर अहमद खालू अल हरावी नाम अंकित है, क्या ये सही है। सी नंबर इसके मेहराब पर लगे अभिलेख में जो दोस्तों इसके निर्माण के निरीक्षण के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल आरिद के नाम का उल्लेख है। या डी नंबर झाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, यानी ये सी नंबर सही होगा, यानी ए नंबर केवल गलत है, बाकी तीनों जो है मित्रों वो ऑप्शन सही दिए गए हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये स्क्रीन पर रहा, जो है शेरशाह का जो चांदी का रुपया था वो कितने ग्रेन का था, ये जानकारी करके आपको बताना है। तो 176 ग्रेन का था, 177 ग्रेन का था, या 178 ग्रेन का था, या जो है 179 ग्रेन का था। तो इस प्रश्न का आपने टिक कर लिया होगा। उत्तर जो है इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी 178 ग्रेन का ये एक जो था दोस्तों चांदी का एक सिक्का होता था या रुपया होता था। मित्रों याद रखें कि इसने दो प्रकार के सिक्के चलाए थे मुख्यतः, जो एक था चांदी का रुपया जो 178 ग्रेन का था, और जो था दूसरा जो दोस्तों तांबे का वो 380 ग्रेन का होता था। तांबे वाला 380 ग्रेन का और चांदी का इतना, है ना। आगे याद करते हैं, बढ़ते हैं। एक बात याद कर लीजिए दोस्तों, इसने अपने शासनकाल में जो 23 टकसालें बनाई थी, 23 टकसालें निर्माण की थी इसने, 23, जिनमें ग्वालियर, आगरा, उज्जैन, लखनऊ, शेरगढ़, आबू और शक्कर या भक्कर आदि क्षेत्रों में स्थापित की थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। औरंगजेब ने जजिया कब लगाया, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जान गए होंगे। ये आसान सा प्रश्न है जिसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। मुगल प्रशासन में सावनी निगार का क्या कार्य था, यानी सावनी निगार जो एक अधिकारी होता था उसका क्या कार्य था, तो उसका कार्य था जागीरों पर नियंत्रण रखना, मजदूरों पर नियंत्रण, या व्यापारियों पर, या सूदखोरों पर नियंत्रण। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी जागीरदारों पर नियंत्रण करने का कार्य जो है सावनी निगार का होता था। आया मित्रों समझ में। तो ये प्रश्न जो है दोस्तों अंतिम था इस प्रैक्टिस सेट का। आज हमारे प्रैक्टिस सेट का प्रश्नों का यही समापन होता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसके प्रश्नों का जो लेवल हो महत्वपूर्ण लगे हों आपको, तो हमारे इस चैनल को अवश्य यानी जाब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और क्लिक ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।